अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर लाहौर में जलसा करने का ख्वाब तो पूरा कर लिया, लेकिन अटक पुल पर जहां कोई रुकावटें नहीं थी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बआसानी लाहौर पहुंच गए, लेकिन लाहौर जलसे में जाकर वो खिताब नहीं कर सके। ये क्या हिकमत अमली थी? क्या उस बात का खदशा था जिसके मुताबिक NOC मिली थी कि आप जलसे के दौरान जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ था, जो वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लब व लहजा इस्तेमाल किया था, जो इल्ज़ामात आयद किए उसके ऊपर माफ़ी मांगे थे, क्या माफ़ी मांगने से बचने का ये एक तरीक़ेकार था या और क्या वजह थी? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि इस जलसे के दौरान जहाँ पर दीगर PTI के रहनुमाओं ने वहाँ पर एक अपने लीगल पैरामीटर्स पोलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बात की, वहाँ पर मिनिस्टर गौहर ने भी बात की, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब हमें मजीद एक दूसरे के रास्ते बंद नहीं करना चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है जब हुकूमत एक बड़े आईनी तरमीम के एक मरले से गुजरने जा रही है तो PTI को न सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि जितने सियासी तनाज़ात हैं उनको हल कर लिया जाए ताकि मुल्क बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके। इसके साथ प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन कि अब हुकूमत के पास वक्त तो आ चुका है आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत के ऊपर, लेकिन क्या अभी तक जो मुसवदा सामने आया है ये आईनी तरमीम का हतमी मुसवदा है, हकीकी मुसवदा यही है, या इसके अंदर मज़ीद तरमीम भी आने वाले दिनों में शामिल हो सकती हैं? और क्या आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत हुक्मरान इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान को कायल कर पाएगा? और इसके साथ आपको बताएंगे कि जो जारहाना मूड के साथ साथ हुकूमत अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए से भी अपने सियासी मुखालफिन को किस तरीके के साथ कायल करने जा रही है। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि जो 26वीं आईनी तरमीम होने जा रही है इसमें अदालती इस्लाहात के साथ साथ अवामी मफाद का किस हद तक मामला इसमें हल हो सकता है, किस हद तक सियासी और ज़ाती मफाद इसके अंदर हैं, इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। तो इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ होंगे वज़ीर-ए-आज़म के कानूनी मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब और सीनियर तज्ज़ेकार ख्वाजा अहमद साहब। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, हम आपसे डेफिनेटली बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। बहुत से सवालात हमारे जहन में भी मौजूद हैं और हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं, चूँकि आप वो शख्सियत हैं जो इस सारे मामले से बहुत ज़्यादा बाखबर भी हैं और 15 सितंबर को भी आप लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे थे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम तर दावों और चैलेंजेस के बावजूद लाहौर में जलसा करने की इजाज़त भी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अटक पुल बगैर किसी रुकावट के बआसानी तरीके से क्रॉस करते हुए मोटरवे से बआसानी लाहौर पहुँचे, लेकिन जलसा गाह में जाके ख़िताब नहीं कर सके। ये कैसी आपकी स्ट्रेटजी थी कि अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने लास्ट जलसे में इस्लामाबाद में रियासत को भी ललकारा, जो लब व लहजा था किसी सूरत उसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन आज आपने उनको खुली छूट भी दी लेकिन जलसे से बातचीत करने का उनको मौका फराहम नहीं किया? ये कैसी हिकमत अमली थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारी हिकमत अमली क्या करनी है इसमें, जब आप निकले ही लेट KP से और आप वक्त पे ना पहुंच सकें, क्योंकि जलसे का वक्त उसका तयन जगह का भी और वक्त का भी तयन किया गया था और बखूबी इनको बताया गया था कि इतने टाइम के लिए जो है आप जलसा कर सकते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि आपको जो कंडीशंस हैं वो मीट करनी है। इसमें 43 नुकात थे, वो 43 के 43 नुकात को पूरा करना था और मेरे ख्याल से काफ़ी नुकात उन्होंने पूरे भी किए, विच इज़ अ गुड थिंग। जहाँ पे ना पहुँचने की बात है और तकरीर ना करने की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनसे आपने माफ़ी मंगवाना थी, लेकिन वो मौका ही नहीं दिया आपने को। मेरे ख्याल से वो माफ़ी, मैं एक जगह और जिक्र कर रहा था कि वो पॉइंट इसलिए रखा गया था कि शायद कोई इनको पशेमानी या शर्मिंदगी या जो जिस तरह की गुफ्तगू या लब व लहजा था या ख़वातीन के बारे में जिस तरह की बातचीत की गई, तो हमारा माशरा तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब माफ़ी ना मांगें तो बिल्कुल ना मांगें, हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कम अज़ कम एक आईना दिखाना ज़रूरी था कि ख़वातीन के बारे में और आप किसी लीडरशिप के बारे में इस तरह की जो है वो बिल्कुल तहज़ीब के दायरे से बाहर निकल के जिस तरह की गुफ्तगू फरमाई गई, उसमें जर्नलिस्ट भी देख लें, उसमें दीगर सोसाइटी के जितने बाकी और लोग भी हैं उनको भी उन्होंने रगड़ा लगाने की कोशिश की। लेकिन बात यह है कि हमारी ये डिमांड सिर्फ इसलिए थी कि कम अज़ कम शायद उनको अपने किए पे नदामत हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ना तो उनको अपने किए पे कोई नदामत थी और न ही उनको कोई इंट्रोस्पेक्शन अगर कह ली जाए तो वो भी कतन उन्होंने नहीं की कि वाक़तन उनका लहजा जो था वो हमारी सकाफत से, तहज़ीब से हट के था। जलसे गाह नहीं पहुँचे, कोई बैकडोर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी? मेरे ख्याल से इस दफ़ा वो ख़ुद शायद खासे जो हैं वो मोहतात थे कि मैं ऐसी चीज़ें ना करूँ या ऐसी चीज़ें ना कहूँ जिससे जो है मेरे लिए बायसे परेशानी बने। तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने ये हिकमत अमली खुद ही अपनाई, पॉलिटिकल इशूज़ का पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। खान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप ओवरऑल इस जलसे को किस निगाह से देखते हैं?
अगरचे कि दावा किया जा रहा था कि अली मीन गंडापुर को अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, लेकिन अली मीन गंडापुर का रास्ता नहीं रोका गया। हसब क्या वजह हो सकती है कि लाहौर पहुँच कर भी वो जलसागाह नहीं पहुँचे? वो पहले भी पहुँच सकते थे जब उन्हें पता था रास्ते खुले थे और जलसे का ये टाइम है, आधा पौना घंटा पहले पहुँच सकते थे। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, या जो लास्ट टाइम जो कुछ उन्होंने कहा और कुछ घंटे लापता हो गए थे और इतलात ये थी कि जिस तरीके से उनका कुछ लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, कुछ डिब्रीफ करने का कह रहे थे, कुछ उसका इम्पैक्ट था, या सिचुएशन को थोड़ा टून डाउन करना था और डेलिबरेटली वो फिर वो नहीं पहुंचे? आपकी क्या असेसमेंट है? भट्टी साहब, ये बड़ी तारीख पुरानी है। आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क से वापस आए थे गिरफ्तारी देने के लिए, जी। तो मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़े जलसे का इख्तिमाम किया था लाहौर में। वो तो लाहौर के उनको जाना चाहते थे एयरपोर्ट पर, तो मियाँ साहब उतर भी गए एयरपोर्ट पर, और जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं जो वज़ीर आज़म हैं, ये माल रोड से नहीं निकल पाए थे। इनकी जो रैली थी बहुत ज़्यादा लोग गए थे, ये इनकी रैली माल रोड के इर्द गिर्द ही घूमती फिर रही थी। अभी जो आज जलसा हुआ है ये भट्टी साहब लाहौर का नवाही वो इलाका है। हजूम की वजह से नहीं निकल सके थे या कुछ मैं और? बस समझ ले बीच में कोई चीज़ें भी तय होती कोई ना हैं, कोई हिकमत अमली होती है। हिकमत अमली होती है कि आपने इस जो लोग हैं हजूम को एयरपोर्ट तक नहीं ले जाना। उसको कुदरती भी चीज़ें बन जाती हैं, हजूम ही इतना बन गया, वो नहीं, उन्होंने अपना वादा पूरा किया उस वक्त। ठीक। तो आज मैं समझता हूँ कहीं जो अली मीन गंडापुर ने कहीं वादा किया है, आज जो जलसा था ये लाहौर के बीच में जलसा नहीं था, ये नवाही इलाका है, कसूर के करीब काहना मवेशी मंडी है वहाँ, तो वहाँ वो हट के है बिल्कुल, एक दही एरिया है, वहाँ ये जलसा हो रहा था। तो यहाँ से ये निकले हैं तो इनको पहले टाइम पे निकलना चाहिए, जैसा कि बैरिस्टर वकील साहब ने कहा है, ये निकले ही लेट हैं। इनकी मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटजी यही थी कि मैं जलसा गाह में ना पहुँचूँ। उनको खतरा था कि दोबारा खिताब करने के बाद 4-5 घंटों की दोबारा कहीं पुरस्रार गुमशुदगी हो सकती बिल्कुल हो सकती है भट्टी साहब, क्या मुमकिन नहीं है इस मुल्क में। इसलिए उन्होंने जहाँ कहीं वादा किया था वो अपना वादा निभा दिया है और वो जलसागाह नहीं पहुंचने। वैसे तो ये गुस्सा खुशाइंद है, उन्होंने निकाला है, तो उन्होंने खुशाइंद है। कलाशनकोव से जी जी एक ट्रक के शीशे तोड़े हैं, ठीक। उन्होंने कलाशनकोव छीन के गुस्सा निकाला है, जरा एग्रेसिव पंथ दिखाया है ताकि बानी पीटी के साथ अच्छा मैसेज है, मुझे हुकूमत ने पहुंचने नहीं दिया, मैं जानना चाहता था। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था भट्टी साहब, उन्होंने जलसे लेकिन का खास खिताब क्या नहीं ये करना था। खुशाइंद नहीं है कि आप जलसे में पहुंचकर रियासत को ललकारें, रेड लाइन क्रॉस करें, रियासत पर संगीन इल्ज़ामात लगाएं, इदारों को ललकारें? उससे अच्छा है कि आप चलें फिर जलसे गाह से किसी न किसी बहाने से साइड लेने ना पहुंचे, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है उनके अपने लिए, उनकी पार्टी के लिए और ओवरऑल मुल्क के लिए जिस फेज से हम गुजर रहे हैं? बिल्कुल, आप तो दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बेहतर है, लेकिन बात यह है कि अली मीन गंडापुर साहब 2 बेड़ियों के सवार हैं। एक टांग उनकी अडियाला जेल में है, एक टांग उनकी कोसार है, दोनों टांगें फैलाई हुई हैं। कभी इधर यकीन दहानी कराते हैं, कभी उधर यकीन दहानी कराते हैं। अच्छा। अब किधर जाए, बच्चे की जान लेनी है आपने, वो सारी बातें लीड कर रहे हैं। हुकूमत है, एक ही हुकूमत उनके पास है, वसाइल उनके पास है। आज वो क्रेनें लेकर उन्होंने जो शो करना था कर दिया। वो कोई एक्सक्यूज़ दे देंगे अपने बानी को कि मैं जा रहा था, रास्ता बंद हो गया, मुझे पहुंचने नहीं दिया, पहले जलसा मेरे जाने से पहले लाइट्स बंद कर दी गई। बहरहाल वो इस आजमाइश से भी बच गए, वो भी बच गए, हुक्मरान भी बच गए किसी आजमाइश से, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि यहाँ आके ललकारा ना आपने जी, तो फिर आपको वापस नहीं जाने चलें देंगे। खान साहब, यहाँ से आज तक तो आजमाइश से बच गए। मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हुकूमत को जिस सबसे बड़ी आइनी और कानूनी आजमाइश का सामना है, क्या आने वाले दिनों में हुकूमत उससे भी बच पाएगी? बिलखुसूस 15 सितंबर को आप समेत पूरी हुकूमत कॉन्फिडेंट थी कि आज हर सूरत आइनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी, लेकिन हमारे लिए भी शॉकिंग सरप्राइज था, कोई मुशावरत नहीं हुई थी। मौलाना फजल रहमान अचानक ऑन बोर्ड हुए थे, पीटीआई के कंसर्न सामने आ रहे थे, अल्टीमेटली उस दिन मामला डेफर हो गया। अब कहा जा रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम की 54 मजमूई तौर पर उसके अंदर तरमीम होनी है, मुसवदा शेयर किया जा चुका है, लेकिन मौलाना साहब का जो ज़ाहिरी लबो लहजा है वो तो लगता है कि किसी सूरत कह रहे हैं कि मैं ना मानूं। तो आपने जो नया तरीक़ेकार निकाला, स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा, उसके बाद पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया है। क्या अब हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मतलूबा नताइज हासिल करने के बाद जो उसको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, आप खुद सोलो फ्लाइट लेके तरमीम कर लेंगे, या मौलाना फजलुर रहमान साहब समेत अपोजिशन जिसके अंदर पीटीआई भी है उसको भी ऑन बोर्ड करना चाहेंगे कि मुल्क की तारीख की सबसे अहम आइनी तरमीम होने जा रही हैं? देखिए भट्टी साहब, पहली बात है कि जो स्पीकर साहब ने ख़त लिखा, बिल्कुल वो एक फैक्चुअल पोजीशन पे लिखा और उन्होंने बताया कि ये इस तरह नहीं होगा कि हमारे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है, जो एरिया है, उसमें आप ट्रांसग्रेस करें, स्याह सबाक से हट के आइन और कानून से मुनाफी कोई ऐसा फ़ैसला है तो उस पर भी अमल दरामद नहीं होनी चाहिए। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो किसी भी कैंडिडेट की या किसी भी
उम्मीदवार की या किसी भी मेंबर की जो एक एफिलिएशन है उसका तयन करना या उसकी पार्टी के साथ वाबस्तगी का तयन करना, ये सर्टिफिकेट बांटना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, किसी अदालत का काम नहीं है। लेकिन जब ज़ाहिरी बात है, अब इम्तिहान तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि ऐसा फ़ैसला जो कि आइन और कानून से बालातर होकर दिया गया हो, किसी नज़रिए ज़रूरत के तहत या कंप्लीट जस्टिस के गार्ड के अंदर दिया गया हो और बताया गया हो कि ये कंप्लीट जस्टिस है, क्योंकि वो फरीक तो उनके सामने था ही नहीं जिसको वो सीटें मिल गई, और आइनी कानूनी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है। अब यहाँ से भी हमने ख़त लिखा क्योंकि हमने भी ज़ाहिरी बात है इन रिज़र्व सीट्स पे और माइनॉरिटी की सीट्स पे हल्फ बर्दारी हो चुकी है, ये मेंबरान एग्जिस्ट करते हैं, हाउस नेशनल असम्बली की हद तक तो कंप्लीट है। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपकी वैसे क्या रीडिंग है, क्या एक्सपेक्टेशंस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 7 अगस्त को इलेक्शन एक्ट में तरमीमी कानून नाफिज हुआ, गजट नोटिफिकेशन जिसका जारी हुआ, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली के तवज्जो दिलाने के बाद उस कानून की पासदारी करेगा, या अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट ने सोयर कॉन्सिक्वेंसेज की निशानदही की है, बड़ा एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज थी वजाहती नोट के अंदर, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको फॉलो करेगा? आपकी अपनी पर्सनल असेसमेंट क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ा होगा, और ज़ाहिरी बात है पार्लियामेंट सुप्रीम और पार्लियामेंट ने ये चीज़ जब दोबारा वजाहत की और दूसरी तरमीम आई उस कानून में, तो ज़ाहिरी बात है हमने उसमें रीइटरेट किया और बताया और फर्दर क्लैरिफाई किया कि ये एक दफ़ा जब अपनी बयान हल्फी जमा करा देता है कोई भी एक मेंबर पार्लियामेंट, तो उसको दोबारा तब्दील करने का ना तो जवाज़ है, ना ही कानूनी जो है इसमें किसी किस्म की रिलैक्सेशन दी जा सकती है, क्योंकि एक दफ़ा आपने बयान हल्फी जमा करा दिया तो फिर 5 साल आपको उसी पार्टी के साथ ही गुजारने हैं, लीगल फ्लोर क्रॉसिंग का राइट नहीं दिया जा सकता। और उसके अलावा यहाँ पे दीगर अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के साथ खड़ा होने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ इंश्योर करेगा कि अब जो, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन भी आ गई, वो उन 39 इंडिविजुअल्स की अगर बात करें या इन 41 की बात करें, तो इस हद तक तो मैं देखता हूँ कि 39 की हद तक शायद जो है, क्योंकि वो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट से आ गई, उन्होंने मान लिया कि ये पीटीआई से बिलोंग करते हैं, तो शायद उस हद तक तो इनको सीट्स मिल जाएं, लेकिन 41 के तनासब से वो जो आज़ाद हैं वो ज़ाहिरी बात है नहीं। ये तो चलो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। बैरिस्टर साहब ये बताएं, 15 जो सितंबर को आपको पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर जो आपने उस दिन तय कर लिया था कि हम ऐनी तरामीम का पैकेज लेकर आएंगे, आपको सियासी तौर पर मौलाना को साथ मिला के शिकस्त दी है हुक्मरान इत्तेहाद को, आप समझते हैं इस बात को? नहीं ख्वाहिश साहब, बिल्कुल कतन ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूँ कि एक ब्रॉडर कंसेंसस होना चाहिए, और ज़ाहिरी बात है मेरी एक प्रिंसिपल पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि इस तरह छुपा के कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आइनी तरमीम नहीं हो सकती। एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी मौलाना के साथ और इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट था, और ये वाज़ेह तौर पे एक बात तय हुई थी कि वो हमारा साथ देंगे, लेकिन उसके बाद उनके कुछ रिजर्वेशंस थी कुछ शिकों पे जो कि अंडर कंसिडरेशन हुई। ज़ाहिरी बात है एक पूरा एक सेटअप होता है, उसको आपने देखना है कि एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ये था कि सीसीएलसी में जाना था, सीसीएलसी के बाद कैबिनेट में जाना था, और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे ये ले होता। मशावरत का अमल आपने देर से शुरू किया है। मशावरत का अमल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, और मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है। तो नहीं कर रहे थे उस दिन? नहीं, वाटर टेस्टिंग नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट था, और शायद कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। आप मशावरत देर से शुरू किया आपने। मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि अपोजिशन के जो जमातें हैं उनके साथ मशावरत में ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन अच्छी बात है, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है और हर फैसले में बेहतरी होती है, और मैं समझता हूँ कि यही बेहतरी थी कि उस दिन वो ले ली हुआ और एक मशावरत होगी। और देखते ना कि आने वाले दिनों में मजीद हुकूमत के लिए जो इकदाम है स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद, क्या मजीद बेहतरियों का सिलसिला जारी रहेगा या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो सकती है? नाज़रीन, इसके ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान को तोसी देने का फैसला कर लिया है? हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि हुकूमत यहाँ दीगर महाज के ऊपर तो कामयाबियों का दावा कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो 26वीं आइनी तरमीम का मामला है, क्या हुकूमत इस मरले में भी कामयाब हो पाएगी? और बिलखुसूस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला ना मानने का फैसला किया गया है, क्या स्पीकर कौमी असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी मुमकिन कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ख्वाजा मतीन साहब के साथ। खास साहब, एक जानिब हुकूमत के लिए
बहुत से चैलेंजेस हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा अब चैलेंज सामने आ गया है, जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का फैसला जो कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक था, पहले मुस्तरद किया, फिर एक कानून में तरमीम करके उसका रास्ता मुस्तकिल तौर पर रोका, फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखकर फौरी तौर पर कहा कि आप मखसूस नशिस्तें अलॉट करें और इस कानून की पासदारी करें, और जो पार्टी पोजीशन थी कौमी असम्बली के अंदर वो भी जारी कर दी गई। अब हुकूमत के पास ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। अब हुकूमत आइनी तरमीम की मुकम्मल तैयारियों के अंदर है, लेकिन क्या इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन तो जो फैसला करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोशी इख्तियार करेगी, या कोई मुमकिन तौर के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, वफाकी हुकूमत से, स्पीकर कौमी असम्बली से कोई पूछ कुछ हो सकती है? नहीं बट साहब देखें, ये जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और पंजाब असम्बली के, जिन्होंने ये ख़त लिखे हैं इलेक्शन कमीशन सिंध को, असम्बली भी ऐड कीजिएगा, सिंध भी साथ शामिल है, इन्होंने जो खतूत लिखे हैं, फैसला जो करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है कि ये रुकन किसके साथ है, किसके फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है। अब स्पीकर्स ने भी, कौमी असम्बली के और 2 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि हमारी ये हमारे पास चार्ट है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। इसके बाद ये पीटीआई का कोई वजूद नहीं है, जो एक शख्स एक दफ़ा डिक्लेरेशन दे चुका है वो उसको चेंज नहीं कर सकता। ये कानून भी बन गया, आपके इल्म में है। तो जब ये कानून बन गया, अब सारा बार आना है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वो तो आप देख रहे हैं, जब से ये हुकूमत बनी है, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है। इस पर देखते हैं ये जजेस हैं ये क्या। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने ख़त में तो जो इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये वाजे किया है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आप इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ऊपर हर सूरत अमल करें। तो आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं कि वो उस कानून की पासदारी करेंगे जिसकी जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, और उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट होनी है, जिसके तहत हुक्मरान इत्तेहाद का जो नंबर है वो 213 से बढ़कर 233 हो जाएगा। बिल्कुल, जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं, ये भी देखें पाकिस्तान की जो तारीख है, ये पहले ब्यूरोक्रेट हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इससे कबल जितने भी जो बने हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो सारे तकरीबन रिटायर्ड जजेस ही आते रहे। ये पहले ब्यूरोक्रेट बने। मैं इनको बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, ये चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं एजेके के। ये बड़े मजबूत इरादे के मालिक हैं और ये दफ्तर वगैरह बिल्कुल नहीं है। के दौर हुकूमत में तैनाती हुई थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे। बिल्कुल, उनके दौर में तैनाती हुई थी। कवानीन कोई बनाता है भट्टी साहब, तैनातियाँ कोई करता है। कवानीन बनाए वही कवानीन, मियाँ नवाज शरीफ ने जो कवानीन बनाई, दहशत गर्दी की अदालतें बनाई, बाद में मियाँ साहब के उन्हीं में कैसे चले। ये वक्ती चीज़ें होती हैं, जब आप किसी को लगा रहे हैं, किसी को नकार रहे हैं, लेकिन जब तक उनका माजी है, हम देखते हैं जो सुल्तान सिकंदर राजा हैं वो एक मजबूत असाब के, आहनी असाब के मालिक हैं। कितना प्रेशर आया सुप्रीम कोर्ट का उन पर, लेकिन वो डटे रहे। आपको याद होगा डस्का में जब इलेक्शन हुआ था, उस वक्त पूरी हुकूमत उनके सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चले थे। अब भी वो मैं समझता हूँ जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है वो उसके सामने सरे तस्लीम में खम करेंगे। इससे कबल भी जैसे हमने भी जानने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर हैं इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं हमीद लंगरा साहब, उन्होंने भी थोड़ा इंसाइट जानने की कोशिश की कि इजलास हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन मुसलसल, तो कि मुमकिन तौर के ऊपर क्या फैसला होगा। सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर जमी हुई है। हमने भी जानने की कोशिश की, वहाँ पर राइट लेफ्ट एक सोर्स को हमने भी दस्तक दी कि थोड़ा बताइए, तो वो बहुत वाजे हैं, उनके लेवल पर कोई परेशानी का आलम नहीं है। वो कहते हैं हम बड़े क्लियर हैं, अल्टीमेटली कमीशन ने फैसला करना है, लेकिन जो लीगल अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो लीगल कंसल्टेशन हुई है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, 7 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन हुआ, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फर्दर अपना लाहेअमल देगा। उसी के मुताबिक आइंदा हफ्ते नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है, उसी के मुताबिक ही मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जो आज तक की डेवलपमेंट है, तो फिर तो बड़ी वाज़ेह हुक्मरान इत्तेहाद की जो एक सबसे बड़ी एक सियासी कानूनी और आइनी हर्डल थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन जब ये पोजीशन हो जाएगी, हुकूमत आइनी तरमीम की पोजीशन के अंदर होगी, तो क्या पीटीआई और जेयूआई, जिनका एक बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ बना हुआ था, हुकूमत को अपनी वो बातें मनवाना चाहते थे, इस सूरत हाल के बाद थोड़ी सी उनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करना पड़ेगी कि वाज़ेह हो रहेगा अब तो हुकूमत फर्दर प्रोसीड कर रही है और हुकूमत का इख्तियार था, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आगे जा रही है। तो मुमकिन तौर के ऊपर फिर ये भी थोड़ा सा आके हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं टेबल के ऊपर बराबरी की सतह। पहले मरहले में तो आपको बताया है मौलाना फजल मान साहब गुस्से में आए हैं कि अब तो मेरी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन मैं समझता हूँ जब आप ये जो आइनी तरमीम है भट्टी साहब, जो आइनी अदालत का मामला है, ये बड़े अरसे से डिस्कस हो रहा है, ये वाक़तन अवामी मसाइल हैं, इसको समझना चाहिए। लेकिन क्या ही अच्छा हो भट्टी साहब, ये सारी चीज़ें जो आइन में नई तरमीम होने जा रही हैं,
ये सारी अपोजिशन और हुकूमत मिलकर मुतफिका तौर पर कौम को ये तोहफा दे, ना कि हुक्मरान था तो अपने जोरे बाजू से भी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में उस बात को अवलियत दी जाती है, मॉरली उसको तरजीह हासिल रहती है कि आप सारी चीज़ें मिल बैठ कर तय करें। अब मौलाना फजल रहमान साहब को भी अपने रवैये से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। वो कभी कहते हैं ये एक फ़र्द के लिए नहीं मैंने करना, बल्कि हाँ सर, इस हवाले से डेवलपमेंट है, अभी शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, तो मैं समझता हूँ कि भट्टी साहब की सारी चीज़ें मुतफिका हों ताकि कौम को एक अच्छा मैसेज जाए, और जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो अपोजिशन का वजूद भी तस्लीम करे। जितना उनका हुजम है पार्लियामेंट में, जो मौलाना फजल रहमान साहब का हुजम है, जो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल कह लें उन्हें, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल कहेंगे ना जी, उनका भी जो वजूद है पार्लियामेंट में, यही कहा जाता है डेमोक्रेसी में अपोजिशन और हुकूमत एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि जेयूआई को हम कन्विंस कर लेंगे और मौलाना हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो अगले उसके ऊपर काम हो रहा है, जो कि मौलाना फजल रहमान को भी तो खसूसी टास्क दिया गया ना, एक मिशन पर वो भी काम कर रहे हैं। वो अपने मिशन पर काम जो कर रहे हैं उसके ऊपर इतलात हैं कि वो भी दावे कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कायल करने में कामयाब हो जाऊंगा, जो नई तरमीम का मसवदा अब सामने आ रहा है। और हो सकता है कि इन 54 तरमीम के साथ एक आध मजीद तरमीम कुछ या तो ऐड हो जाए या इसमें कम हो जाए, लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल करके इसको हमने हर सूरत ये आईनी तरमीम करनी है। एक ही चैलेंज रह जाता है हुकूमत के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुमकिन तौर के ऊपर कोई लीगल को रिएक्शन आ सकता है, उसको कैसे फेस करना है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो समझते हैं कि हमने स्ट्रीमलाइन कर लिया है, नेक्स्ट वीक नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। जमीयत उलमा इस्लाम वो समझते हैं कि स्ट्रीमलाइन है, बल्कि वो जेयूआई टास्क के ऊपर है कि वो पीटीआई को भी ऑन बोर्ड करे। और ये एक बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है कि इन आईनी तरमीम के अंदर हम देख रहे हो अचानक कि पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक दूर हो जाएं और वो कहें कि ठीक है चलें आप कर रहे हैं या हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, या वो मुखालफत जो सड़कों पे जाके अलाल ऐलान करनी थी, एहतजाज करने थे, जलसे करने थे और एक ख़तरनाक बयानिया बनाना था, शायद वो ना बनाएं। तो एटलीस्ट उनको इस हवाले से ऑन बोर्ड ज़रूर किया जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंट है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ये जो बड़ा मार्का है हम ये तय कर लेंगे और फिर मुल्क की एक नई डायरेक्शन, एक नई सिमत हमें मिल जाएगी। तो आप देखते हैं कि जिस तरीके से हुकूमत की जो इतलात आ रही हैं, कॉन्फिडेंट हैं, इसी अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये तमाम मराहिल को अबूर कर जाएं। नहीं, लग तो यही रहा है ना। देखिए बज़ाहिर तो ये सारी चीज़ें इसी तरह नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह आपने बात की है भट्टी साहब के पीटीआई भी सरप्राइज़ दे दे, लेकिन ये नई बात नहीं है। नाज़रीन के लिए हमें ज़रा थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। जब पीटीआई आर्मी चीफ की तैनाती के लिए तरमीम ला रही थी पार्लियामेंट में, तो उस वक्त अचानक सरप्राइज दिया था मुस्लिम लीग नून ने उसकी हमायत करके, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल तो ये ऐसा। इस तरह के सरप्राइज, इस तरह के छोटे मोटे झटके सियासी कारकुनों को देखना चाहिए। झटके छोटे मोटे देते रहते हैं, आते भी रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे सरप्राइज तो जरूर आने चाहिए जो कि खुशगवार सरप्राइज हों, जिससे मुल्क की जो सियासी इस्तेहकाम का जो सफ़र है वो मुकम्मल हो, बेहतरी का सफ़र शुरू हो। बिलखसूस उस वक्त जब आप इकनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड के ऊपर हैं और मौशी सरगर्मियाँ बेहतर होनी जा रही हैं, तो ऐसे में सियासी सरगर्मियों का बेहतर होना भी अशद ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे माहिर कानून एहसन बोन साहब के साथ कि जो अपोजिशन की तनकीद है, जो अपोजिशन की 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो उनके मुख्तलिफ उनके इल्ज़ामात हैं, उसमें किस हद तक सदाकत है, क्या ये सियासी और ज़ाती मकासद के लिए तरमीम की जा रही हैं या इसके अंदर कोई अवामी मफाद और अदालती इस्लाहत भी मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन साहब और इस वक्त मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल भी अपनी खिदमत सर इंजाम दे रहे हैं। एहसन बोन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, जब से आईनी तरमीम का मामला आया है इसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। मुखालफिन या अपोजिशन की जो जमातें हैं बिलखसूस वो कहती हैं कि ये आईनी तरमीम सियासी और ज़ाती मफादात के लिए की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि आला अदलिया और अवामी मफाद के तनाजुर में ये आईनी पैकेज लाया गया है जिसमें मजमूई तौर के ऊपर 54 शिक्के हैं जिसमें तरमीम की जा रही है। आप खुद सर माहिर कानून भी हैं और सारे मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपकी राय में इन तरमीम का बुनियादी मकसद है क्या, अहमियत है क्या इनकी? सर, मैं ये समझता हूँ भट्टी साहब के जब भी कोई तरमीम की जाती है उसका कोई ना कोई मकसद होता ही है, यकीनन। ये नहीं होता कि और हुकूमतें या असम्बली जब भी तरमीम करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या गवर्नमेंट का है या अदरवाइज कोई उनका अपने अगराज़ो मुकासद भी होते हैं। लेकिन अगर तरमीम जो है ओवरऑल वो अवामी मुफाद में हो तो मैं समझता हूँ उसमें जो भी वक़्त हो उसमें कोई मज़ायका नहीं। आपने देखा प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था जी,
इसकी हमने 2001 से हमने काम ये शुरू किया। मैं उस वक्त सूबे का वाइस चेयरमैन होता था पंजाब में बार काउंसिल का जी। और हम जिद्दोजहद करते रहे। तो जब ये लास्ट ईयर, ये अभी इसी साल बल्कि ये पास हुआ और बनाया गया, तो उस वक्त हमारे बहुत सारे पीटीआई के दोस्त ये कहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना के जी। हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए बनाया है। मैं समझता हूं कि सीनियर मोस्ट जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जी। उनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। ठीक। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बना के वहां जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स शिफ्ट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खुशआइंद बात है। आप मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट का बनाएं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जिसको भी लगाना चाहते हैं, जो जजेस लगाना चाहते हैं, इनिशियल स्टेज पे ये पीटीआई या गवर्नमेंट के या किसी बंदे को तफजात हो सकते हैं, आप वो जजेस लगा लें जो आप तमाम लोगों को कबूल हैं। आपको एज पे मसला है तो एज पे नेगोशिएट। लेकिन मोहन साहब हमें ये तो जरूर बताइएगा, चलिए जज चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का मामला तो अपनी जगह पर है। पाकिस्तान जिसका जो निज़ामी इंसाफ के हवाले से जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उसमें 130वां नंबर है। अगर ये आईनी अदालत बन जाती है तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जहां पर 60,000 से ज़ायद मुकदमात पेंडिंग हैं, उनको निपटाने के हवाले से ये तरमीम किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? मैं समझता हूं कि ये बहुत पब्लिक एट लार्ज के लिए, आम शहरी के लिए ये तरमीम बहुत फायदेमंद हैं। इनको पोलिटिसाइज करके गवर्नमेंट ने जिस मोड और मैनर के जरिए इसको खुफिया रख के बदनाम किया है, वो सबसे बड़ा क्राइम इन्होंने किया है। और जिस तरह ये पेश किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी तरमीम है, जिससे कम से कम ये होगा कि आपका मेरा मुकदमा, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 5 दिन पहले हाई कोर्ट में एक केस मेरा लगा हुआ था, बंदे को 14 साल सजा है, तो वो 4 महीने रह गए हैं, लेकिन लिस्ट फिर कैंसिल हो गई। अब बात यह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि उम्र कैद की, मेरे लास्ट वीक में एक केस था, केस लगा, जब हम पेश हुए तो जज साहबान ने रिपोर्ट मंगवाई तो उन्होंने कहा जी एक तो जेल में मर गया था और दूसरा जो है वो अपनी कैद पूरी करके रिहा हो गया है। लिहाजा अब आप सिर्फ और सिर्फ सियासत की नजर इन चीजों को कर दें तो ये तकलीफ से बात है। मैंने कहा ये बताइएगा, एक तो आपने अपनी इनफरादी सीयत से कहा है कि क्योंकि हम सुनते आए बड़े अरसे से, ये 25-30 सालों से हम सुनते हैं कि जिस तरह हमारी जो बड़ी अदालतें हैं ये ऐनी मामलात में उलझी रहती हैं, इसके लिए लिखते भी रहे बहुत ज़्यादा लोग कि एक आइनी अदालत होनी चाहिए पाकिस्तान में। अब जबकि ये बिल आ गया है, एक तो आपने इनफरादी सीयत से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया, पाकिस्तान बार काउंसिल भी समझती है कि एक आइनी अदालत अलग से होनी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान बार काउंसिल का भी ये व्यू है, उनका बार काउंसिल की, हमारी एग्जेक्टिव का भी ये व्यू है, हमारा ये, हम इसको सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये व्यू है, पंजाब बार काउंसिल का ये व्यू है, सिंध बार काउंसिल का ये व्यू है, केपीके बार काउंसिल का ये व्यू है, पूरे हाई कोर्ट बलोचिस्तान, अपना हाई कोर्ट भावलपुर, हाई कोर्ट मुल्तान, हाई कोर्ट रावलपिंडी का ये व्यू है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट लाहौर में सदर का व्यू ये नहीं है तो सेक्रेटरी का ये व्यू है कि बननी चाहिए। अब गुजारिश सिर्फ ये है कि इसको हम पोलिटिसाइज करके बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये पब्लिक एट लार्ज के लिए, आम लिटिगेंट पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात। समझता हूँ। अच्छा हसन बोन साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये पूछना चाहूँगा, फौजी अदालतों के हवाले से भी बात की जाती है। ये तो बात की जाती है कि हम क्योंकि एक आम सिविल शहरी का फौजी दल में मुकदमा ना चलाएं क्योंकि जो उसके हकूक़ हैं, जो हमलावर हैं, वो मुतासर हो रहे हैं। क्या जिस पर हमला होता है उसके कोई हकूक़ नहीं है हसन बोन साहब? मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूं, लेकिन बात पता है क्या, हम ये कहते हैं कि जो सिविलियन लोग हैं जी, जब सिविलियन लोग हैं, इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से हमने लॉ मिनिस्ट्री को भी ये कहा। इसी तरह हमने आर्टिकल 199 में जो इन्होंने तरमीम का सोच रहे थे उसको भी बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से अपोज किया। हम ये समझते हैं कि जो दहशतगर्दों के केस जो आर्मी रिलेटेड हैं वो ये जरूर करें, लेकिन अपने शहरियों के चाहे वो आर्मी की जो तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस भी हों, वो भी
नहीं, बात ये है कि उसके लिए हमारे अपने कवानीन हैं, जो ऑर्डिनरी लॉ है वो इसको पूरी तरह केटर करता है। आप उसको कोर्ट्स का एक तरीकेकार जिसको आप स्पीडी ट्रायल आप कहते हैं जी, वो आप कर दें, लेकिन आप बजाय इसके कि उस पे एक बिल्कुल वो जो बात कहते हैं कि अपने शहरियों पे खास तौर पे वेन कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो उस हवाले से उसको आप कहें कि जी इसको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करें, तो वो मेरा ख्याल है भवन साहब ये बात justified तो नहीं बिल्कुल होता। आपकी बात दुरुस्त है। अगर कोई इस तरह प्रोटेस्ट करता है पुरअमन तरीके से तो डेफिनेटली ट्रीट होगा, लेकिन इस वक्त वो मामला जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक आईनी अदालत भी बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट का, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंट रोल होगा, तो क्या आप समझते हैं कि वो जिन केसेस के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स में अंडर ट्रायल हैं इन तरमीम के बाद वो मामला भी जो स्टे का है वो हल हो पाएगा और चीजें किसी न किसी तरीके से लीगली कंक्लूड हो जाएंगी? वो मामला आपने मेरी राय पूछी, मैंने दी, लेकिन वो मामला तो पेंडिंग सब जुडिस है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग सब जुडिस है और बेंच ने स्टे भी दिया हुआ। उन्होंने कहा है कि पेंडिंग एडजुडिकेशन ऑफ दैट अपील आप ट्रायल करें लेकिन फाइनल फैसला ना दें। बिल्कुल सही। फाइनल वो जब सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगा लॉ पॉइंट को तो उस पे आ जाएगा। मैं फिलहाल आपको जो बात करना चाह रहा हूँ ये आईनी तरमीम में जो उलझाया जा रहा है जिस मामले को, हमारी एक बयानिया एक खास ग्रुप जो है खास तौर पे पीटीआई के हमारे जो कुछ वकला हैं वो अपने बयानिए को देने के खामखा अदालत को मुतनाज़िया बना रहे हैं। देखिए बार काउंसिल का भी ये मौक़िफ़ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही सीनियर मोस्ट हैं, उनको होना चाहिए। हुकूमती शख्सियात भी कह रही है, बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि वही होंगे, वही होना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूं, लेकिन उसका इस सारी चीज का जो एक खास आपने 3-4 दिन पहले एक बार थी और उसमें कोई इलेक्टेड आदमी नहीं बाकी आए हुए थे, उन्होंने एक पीटीआई के कुछ 100-150 लोगों को इकट्ठा करके ये अनाउंस किया जी जस्टिस मंसूर अली शाह की कुर्सी की तरफ कोई ना देखे। भाई आप जस्टिस मंसूर अली शाह एक अच्छे जज हैं, आप उनको ये हमारे ऐसे दोस्त तो खुद उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जी, जानबूझ के मुतनाज़ा कर रहे हैं। जब बात ये है कि जब बार काउंसिल ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहती है, हाई कोर्ट कहता है, पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है, पंजाब बार काउंसिल कहती है कि उनको सीनियर मोस्ट हैं आप चीफ जस्टिस लगाएं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है जी उसको अलहदा रखने दें और उन जज साहिबान को भी बिल्कुल ये इस तरफ नहीं जाना चाहिए। सिस्टम जो देखें, हमने कुछ 200 साल जिंदा नहीं रहना जी, और ना ही बंदा जो उसकी कैपेसिटी है 90 साल 80 साल 70 साल एक जो एक्टिविटी करता है उसके हवाले से हो सकती है। अब आप कहते हो कि मैंने कानून या कोई निजाम बनने ही नहीं देना चूंकि आज मुझे वो सूट नहीं करता। देखें ये गलत अप्रोच है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इनको नहीं सूट करता था उस 6 महीने पहले, आज सूट कर रहा है, जी। देखें कवानीन बंदों के लिए नहीं बनाए जाते, मुल्कों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए बनाए जाते हैं और अदारों की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा हसन साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत बात की। कवानीन इदारों की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, मुल्की निज़ाम को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए जाते हैं, और जिस तरीके से आपने 26वीं आईनी तरमीम के जो फीचर्स थे उनके ऊपर बहुत तफसील के साथ रोशनी डाली। बिल्कुल बात वाज़ेह है कि इससे ना सिर्फ जो मुख्तलिफ 60,000 के लगभग केसेस हैं उनको निपटाया जा सकेगा, जजिस की तादाद को बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि पूरा अदालती निज़ाम और निज़ाम इंसाफ और अवाम की फलाह आमा के हवाले से बात करें, अवामी मफाद की बात करें, तो ये तरमीम अदालती इस्लाहात के हवाले से अपना बहुत ही एक गहरा असर इसके ऊपर मुरतब करेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।